आज हम लोग विजन का जो टेस्ट सीरीज आता है तो प्रैक्टिस पेपर है ये। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संविधान को व्यापक रूप से किसी राष्ट्र, राज्य या सामाजिक समूह के मूल सिद्धांतों और कानूनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सिद्धांत और कानून सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और इसमें निवास करने वाले लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी प्रदान करते हैं। संविधान के मूल कार्य: किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ मूल नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। हालांकि ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए बल्कि उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। इस प्रकार यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। संविधान यह भी निर्धारित करता है कि सरकार कैसे गठित होगी। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। ये सीमाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। संविधान सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने में भी सक्षम बनाता है। भाग 4 के बाहर निर्देशक तत्व। भाग 4 में शामिल निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कुछ अन्य निर्देशक तत्व विद्यमान हैं। ये हैं: सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। भाग 6 में अनुच्छेद 335 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 350(a) के तहत यह प्रावधान किया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अनुच्छेद 351 भाग 7 उपरोक्त निर्देशक तत्वों की प्रकृति भी गैर न्यायोचित है। हालांकि न्यायपालिका द्वारा इन्हें इस आधार पर समान महत्व और ध्यान दिया जाता है कि संविधान के सभी भागों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। इन मूल अधिकारों में से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक, विदेशी लोग अथवा कानूनी व्यक्ति जैसे निगम या कंपनियां हों। ये असीमित नहीं हैं किंतु वाद योग्य हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ऐसे प्रतिबंध उचित हैं
अथवा नहीं इसका निर्णय न्यायालय करता है। इस प्रकार ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है, इसलिए पहला सही है। ये सभी अधिकार राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। हालांकि इनमें से कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं, अर्थात राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं, जबकि अन्य सकारात्मक विशेषताओं वाले हैं जो व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। ये न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए न्यायालयों में जाने की अनुमति देते हैं जब भी उनका उल्लंघन होता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। ये अस्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती कर सकती है अथवा इन्हें निरस्त कर सकती है, लेकिन केवल संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, न कि साधारण विधि द्वारा। इसके अलावा यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल की घोषणा युद्ध या विदेशी आक्रमण अर्थात बाह्य आपातकाल के आधार पर की जाती है, न कि सशस्त्र विद्रोह अर्थात आंतरिक आपातकाल के आधार पर। इनके संचालन के दायरे को अनुच्छेद 31A संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा, अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 31C कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति द्वारा सीमित किया गया है। सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33 ऐसे क्षेत्रों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ का अर्थ सैन्य शासन है, जिसे असामान्य परिस्थितियों में व्यवस्था बहाल करने के लिए लागू किया जाता है। अनुच्छेद 34 यह राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने से भिन्न है। इनमें से अधिकांश प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय, स्वनिष्पादन योग्य हैं, जबकि इनमें से कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून पूरे देश में एक रूपता बनाए रखने हेतु केवल संसद द्वारा बनाया जा सकता है, न कि राज्य विधानमंडलों द्वारा। अनुच्छेद 35 चौथा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM-जय के तहत अस्पतालों के प्रदर्शन को मापने और उन्हें ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य अस्पतालों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की मात्रा की जगह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मूल्य के आधार पर उनके प्रदर्शन का आकलन करना है। यह नई पहल मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा की शुरुआत करेगी। इसके अंतर्गत भुगतान परिणाम आधारित होगा और इसमें प्रदान किए गए उपचार की गुणवत्ता के अनुसार अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा। ABPM-जय एक केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करती है। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करता है।
यह योजना सेवा के बिंदु पर लाभार्थियों के लिए सेवाओं तथा कैशलेस और पेपरलेस पहुंच प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय है। साथ ही इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु रणनीति तैयार करने, तकनीकी अवसंरचना के निर्माण और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लागू करने की भूमिका सौंपी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी 23 मई 2018 के बाद से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही थी। पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। 5वां, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जारी की गई थी। इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, इसलिए पहला और दूसरा सही नहीं है। यह रिपोर्ट उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की जांच करती है। प्रमुख अनुमान, वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर यह 2023 में 1.7% रहने की संभावना है, जो 1993 के बाद से तीसरे सबसे कमजोर वृद्धि होगी। यह वृद्धि दर केवल 2009 और 2020 की वैश्विक मंदी से अधिक है। 2023 में भारत की विकास दर 6.6% रहने की संभावना है। मंदी के कारण बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरें, घटते निवेश और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रतिकूल आघात वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकता है। मंदी का तात्पर्य आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण, व्यापक और लगातार होने वाली गिरावट है। अधिकांश विश्लेषणों के लिए यदि कम से कम लगातार 2 तिमाहियों के लिए नकारात्मक जीडीपी देखी जाती है, तो ऐसी स्थिति को मंदी कहा जा सकता है। 6, अनुसूची 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। इसके तहत अनुच्छेद 4 और 80 शामिल हैं, इसलिए पहला सही है। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंधों से संबंधित है। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों से संबंधित है, इसलिए दूसरा भी सही सुमेलित नहीं है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंधों से संबंधित है। इस अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल बदल रोधी कानून भी कहा जाता है, इसलिए तीसरा सही है। हाल ही में साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन 2022 नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय प्रशासन नासा और यूरोपीय आयोग के समन्वय से तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की जाने वाली कार्रवाइयाँ। ऊपरी समतापमंडलीय परत में ओजोन पुनर्प्राप्ति में योगदान करती है। यदि वर्तमान नीतियाँ ऐसी ही बनी रहती हैं तो ओजोन परत के 1980 के स्तर को पुनः प्राप्त करने में अंटार्कटिका पर लगभग 2066 तक, आर्कटिक पर 2045 तक और शेष विश्व के लिए 2040 तक का समय लगने की संभावना है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS मानव निर्मित ऐसी गैसें हैं जो ओजोन परत तक पहुंचने के बाद ओजोन परत को नष्ट कर देती हैं। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल में स्थित है। यह सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण की मात्रा को कम करती है। पराबैंगनी विकिरण का मानव और पर्यावरण दोनों पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए इससे त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद होता है तथा यह पौधों की वृद्धि को विकृत करता है और समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में शामिल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इसलिए विकल्प दूसरा सही है। हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, इसलिए विकल्प एक सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इसलिए पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा सही है। इन पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है: वाणिज्यिक, घरेलू एवं वाहनों के एयर कंडीशनर तथा रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। फोम प्रक्षोभन अभिकर्मक के रूप में, विद्युत उपकरणों में घटकों के रूप में, औद्योगिक विलायकों के रूप में, सफाई के लिए विलायकों के रूप में, एरोसोल स्प्रे प्ररोधकों के रूप में, धूमक के रूप में। 8वां, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर सुझाव देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने 1976 में स्वर्ण समिति गठित की थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया तथा 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग 4A को शामिल किया गया है। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 51A है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने का सुझाव दिया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समिति की कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया और इसलिए उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया है। इन सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं: किसी भी कर्तव्य का अनुपालन न करने अथवा मानने से इनकार करने पर संसद द्वारा ऐसा जुर्माना लगाने या सजा को लागू करने के लिए प्रावधान किया जा सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे, इसलिए कथन ये सही नहीं है। इस प्रकार के जुर्माने या दंड को लागू करने वाले किसी भी कानून पर किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर या संविधान के किसी अन्य उपबंध की प्रतिकूलता के आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, इसलिए कथन डी सही नहीं है। करों का भुगतान करना भी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, कथन सी सही नहीं है। देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना संविधान के अनुच्छेद 51D के तहत मूल कर्तव्यों का भाग है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन 9,
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी। बाद में इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसे संबद्ध कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। 1941 में गठित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, जो सतर्कता मामलों को देखता था, का भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति 1962 से 1964 द्वारा की गई थी। सीबीआई कोई सांविधिक संस्था नहीं है। यह अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करता है। सीबीआई के कार्य हैं: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करना, इसलिए कथन ए सही है। राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन अर्थात निर्यात और आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा विनियमों आदि से संबंधित कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना। हालांकि ऐसे मामलों की जांच या तो संबंधित विभाग के परामर्श से या उनके अनुरोध पर की जाती है। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो, ये कथन सी सही है। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की गतिविधियों का समन्वय करना, राज्य सरकार के अनुरोध पर सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को जांच के लिए अपने अधीन लेना, अपराधों के आंकड़ों की अनुरक्षण करना और आपराधिक सूचना का प्रसार करना, इसलिए कथन डी सही है। बम विस्फोटों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों और सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकी हमलों की जांच करना राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्य है, इसलिए बी सही नहीं है। 10वां, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाले USB Type-C पोर्ट, प्लग और केबल के लिए मानक प्रस्तुत किए हैं, जिसका उद्देश्य मार्च 2025 तक देश में बेचे जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सामान्य चार्जिंग समाधान प्रदान करना है। सामान्य चार्जर की आवश्यकता क्यों है? इससे प्रति उपभोक्ता चार्जरों की संख्या में कमी होगी। इस प्रकार भारत में ई अपशिष्ट को कम करने में सहायता मिलेगी। प्रौद्योगिकी लॉक इन प्रभाव, जिससे उपभोक्ता एक निर्माता पर निर्भर हो जाता है, को कम करने में मदद मिलेगी। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस एक औद्योगिक मानक का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों को एक प्रोसेसर से जोड़ने के लिए किया जाता है। USB प्रकार, USB Type-A चपटा, फ्लैट और आयताकार आकार वाला होता है। USB Type-B के कई डिज़ाइन हैं, किंतु इसका सामान्य आकार वर्गाकार होता है। और USB Type-C घुमावदार किनारों वाला एक छोटा आयताकार उपकरण है। यूरोपीय संघ में 2024 तक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट वाले ही मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और कैमरों की बिक्री की जाएगी। USB Type-C में 24 पिन डबल साइड कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, जिससे डिवाइस निर्माताओं को वैकल्पिक मोड सक्षम करने की क्षमता मिलती है, जो सीधे डिवाइस टू होस्ट ट्रांसमिशन के लिए वैकल्पिक डेटा प्रोटोकॉल का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। यह आपको संगत एडेप्टर की सहायता से एकल USB Type-C पोर्ट में VGA, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, ईथरनेट या अन्य प्रकार के कनेक्शन आउटपुट करने की क्षमता प्रदान करता है।
इसलिए कथन एक सही है। USB टाइप सी एक नया प्रतिवर्ती कनेक्टर है जो अपने पूर्ववर्ती कनेक्टरों के विपरीत आपके केबल को अपने डिवाइस से किसी भी दिशा में कनेक्ट करने की अनुमति देता है। भौतिक USB-C कनेक्टर बैकवर्ड कंपैटिबल यानी पुरानी तकनीक के उपकरणों के साथ संगत नहीं है, किंतु अंतर्निहित USB मानक बैकवर्ड कंपैटिबल है। पुराने USB उपकरणों को आधुनिक छोटे USB-C पोर्ट में नहीं लगाया जा सकता है और न तो कोई USB-C कनेक्टर को पुराने बड़े USB पोर्ट से कनेक्ट कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने सभी पुराने सह उपकरणों का त्याग करना होगा। USB 3.1 अभी भी USB के पुराने संस्करणों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल है, इसलिए किसी उपकरण को एक सिरे पर USB-C कनेक्टर के साथ एक भौतिक एडाप्टर और दूसरे सिरे पर एक बड़े पुराने शैली के USB पोर्ट की आवश्यकता होती है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने पुराने उपकरणों को सीधे USB टाइप C पोर्ट में लगा सकते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इसमें डाटा हस्तांतरण, प्रदर्शन के लिए वीडियो भेजने और चार्जिंग के लिए एकल केबल का उपयोग किया जाता है, जो USB टाइप C की प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्ष 1857 के महान विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। एसोसिएशन की इस नीति के अनुसरण में ब्रिटिश संसद द्वारा 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम बनाए गए थे। वर्ष 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण युगांतरकारी घटना है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से संबद्ध कर प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की। इस प्रकार यह प्रावधान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करना चाहिए। वर्ष 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में मनोनीत किया। इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया, जिनकी स्थापना क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में की गई। इसने वायसराय को परिषद में व्यापार के अधिक उपयुक्त संचालन के लिए नियम और आदेश पारित करने का अधिकार दिया। इसने वर्ष 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता प्रदान की। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया और उसे उसके विभाग यानी विभागों के मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। 12वां चंपकम दोरायराजन मामले 1951 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के लिए अनुषंगी सामग्री के रूप में कार्य करना और उसके अनुरूप होना चाहिए, लेकिन मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप संसद ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए पहला संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संशोधन अधिनियम 1955 और 17वां संशोधन अधिनियम 1964 लागू किया।
उपरोक्त परिस्थिति में 1967 में उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय से एक व्यापक परिवर्तन हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी भी मूल अधिकार को जो प्रकृति में अनुल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और इसलिए इसे नहीं छीना जा सकता। मिनर्वा मिल्स 1980 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। वे एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रतिबद्धता के आधार का निर्माण करते हैं। वे एक रथ के दो पहियों के समान हैं तथा एक दूसरे से कम नहीं हैं। इन्हें एक दूसरे पर पूर्ण प्रधानता देने से संविधान की मूल भावना बाधित हो सकती है। दोनों के बीच यह सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे की एक अनिवार्य विशेषता है। इसलिए पहला सही है। 13वां, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। इनकी 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची निहित है। संघ सूची में 98 विषय, मूलतः 97, राज्य सूची में 59 विषय, मूलतः 66 और समवर्ती सूची में 52 विषय, मूलतः 47 शामिल हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अवशिष्ट विषय अर्थात जिनका उल्लेख 3 सूचियों में से किसी में नहीं है को केंद्र को दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची में वितरित महत्वपूर्ण विषय, तो संघ सूची में क्या है? डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट, फॉरेन ट्रेड, करेंसी और क्वाइनेज। इस पे जो है यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर्स। और इस पे स्टेट जो लिस्ट है राज्य सूची, इसमें आता है एग्रीकल्चर, पुलिस, जेल, स्थानीय सुशासन, जन स्वास्थ्य, भूमि और शराब, व्यापार और वाणिज्य, पशुधन और जानवर और स्टेट पब्लिक सर्विस, राज्य सेवा। नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक आल्सो लॉज ऑन दिस, केवल राज्य सरकार ही इस पे जो है कानून बनाएगी, विधायिका। जो कंकरेंट लिस्ट है मतलब समवर्ती सूची, इसमें क्या है? एजुकेशन है और प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट्स वन हो गए, व्यापार हो गया और ट्रेड यूनियन। एडल्ट्रेशन भी है उसी में, एडोप्शन भी है और सक्सेशन भी है। ये सब जो उत्तराधिकार ये जो आते हैं समवर्ती सूची में, इसमें दोनों जो है बना सकते हैं कानून, राज्य सरकार और संघ सरकार। 14वां का मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान द्वारा सीमित है।
इसलिए संसद स्वयं को असीमित शक्ति प्रदान करने के लिए इस सीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसके अलावा न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद संशोधन करने की संसद की शक्ति नष्ट करने की शक्ति नहीं है। इस निर्णय ने संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के खंड 4 और 5 को निरस्त कर दिया। खंड 4 में मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया और कहा कि मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। खंड 5 में संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई थी और इसे भी उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर रहा है। 15वां, अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने लगभग एक सदी पहले पदार्थ की इस अवस्था की धारणा प्रस्तुत की थी। इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। इस अवस्था को प्रायः पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, इसलिए पहला गलत है। इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को परम शून्य के तापमान पर ठंडा किया जाता है। इस बिंदु पर परमाणुओं के समूह एकल क्वांटम पिंड के रूप में कार्य करने लगते हैं, जिससे तरंग और कण दोनों के गुण शामिल होते हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। बीईसी का उपयोग उत्कृष्ट संवेदनशीलता के साथ परमाणु लेजरों, परमाणु घड़ियों एवं गुरुत्वाकर्षण घुड़ी या चुंबकीय सेंसर बनाने के लिए किया गया है। 16वां, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संदाय से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक समुदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में संगृहीत धन को किसी विशिष्ट धार्मिक अभिवृद्धि में रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। इसलिए कथन 1 सही है। यह व्यवस्था किसी राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने, उसको संरक्षण देने और उसका समर्थन करने से रोकता है। इसका अर्थ यह है कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क उगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है और धर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना नहीं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं या सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी प्रकार धार्मिक क्रियाकलापों और उनके व्यय के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। 17वां, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय संकट में है, तो वह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा के परिणाम इस प्रकार हैं: केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार, किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश देना और राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस उद्देश्य के लिए ऐसे अन्य पर्याप्त और आवश्यक निर्देश दे सकता है। ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है। राज्य में सेवारत सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती और
राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को विचार हेतु आरक्षित रखना, इसलिए दूसरा सही है। राष्ट्रपति वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। संघ की सेवा में लगे सभी या किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की इस प्रकार वित्तीय आपातकाल की अवधि में केंद्र के राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, इसलिए एक सही है। अनुच्छेद 18वां का अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि वह किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत शामिल नहीं है। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह शक्ति है कि वह विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 संसद को रिक्तियां प्रदान करता है, 2 शक्तियां प्रदान करता है। नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति, इसलिए ये सही है। नए राज्यों को गठित करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से ही अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों को गठन को लेकर है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे। 19वां सरकार के 2 अंगों यथा कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों को संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यह संवैधानिक रूप से कार्यकाल के संबंध में विधायिका से स्वतंत्र होती है। संसदीय व्यवस्था के लाभ या गुण। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सामंजस्यपूर्ण और सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करती है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है तथा दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। उत्तरदायी सरकार। अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने कार्यों एवं कार्यों के लोप के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे कि प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। सत्तारूढ़ दल की बहुमत खो देने पर राष्ट्र प्रमुख विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि नए चुनाव के बिना एक वैयक्तिक सरकार का गठन किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। व्यापक प्रतिनिधित्व।
संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका ऐसे लोगों के समूह में से गठित होती है जो जनता के प्रतिनिधि अर्थात मंत्रियों से होते हैं। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार में सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शामिल हो। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान में रख सकता है, निरंकुशता को रोकता है। संसदीय प्रणाली के दोष, नीतियों की निश्चितता। संसदीय अवस्था दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए अनुकूल नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सामान्यतः सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन होने के उपरांत सरकार की नीतियों में भी परिवर्तन हो जाता है। अस्थायी सरकार, मंत्रिमंडल की निरंकुशता, शक्तियों के कठोर पृथक्करण के विरुद्ध, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। 20वां, समता। समता का आशय समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान करने से है। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें राजनीतिक समता का प्रावधान किया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 325। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे। अनुच्छेद 326। मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय के निम्नलिखित प्रावधान नागरिक समानता सुनिश्चित करते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का 17। उपाधियों का अनुच्छेद 18। कथन 2 सही नहीं है। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके ही किया जा सकता है, न कि राज्य विधानमंडल में। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा का मनोनीत सदस्य मंत्री या गैर सरकारी सदस्य हो सकता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। विशेष बहुमत से आशय सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से है। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान से होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। संसद के दोनों सदनों से विधिवत रूप से पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा संस्तुति के उपरांत जहां आवश्यक हो विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है।
राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है। वह न तो विधेयक को अपने पास रख सकता है और न ही संसद के पास पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम अर्थात संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। इस प्रकार संविधान इस अधिनियम की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है। 22वां समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में यह उल्लिखित है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, यह अधिकार सब पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति पद में विधिक व्यक्ति अर्थात सांविधिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति शामिल है। जहाँ एक तरफ विधि की समता का विचार ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा में निम्नलिखित शामिल हैं: किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, सामान्य विधि के न्यायालय द्वारा प्रशासित देश की सामान्य विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब, उच्च या निम्न, आधिकारिक और गैर आधिकारिक विधि के ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ विधियों के समान संरक्षण में निहित है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों के संदर्भ में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार, समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों पर समान विधियों का समान अनुप्रयोग और बिना किसी भेदभाव के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रकार विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक अवधारणा है और विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की स्वतंत्रता, न्याय की समानता स्थापित करना है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है, इसलिए कथन 2 सही है। यद्यपि अनुच्छेद 14 द्वारा वर्गीय विधान को अस्वीकृत किया गया है, तथापि यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। हालांकि वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी या कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। यह विवेकपूर्ण, विभेद और तात्विक विशिष्टता पर आधारित होना चाहिए। 23वां संघीय व्यवस्था के विपरीत एकात्मक व्यवस्था राजनीतिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें शासक की अधिकांश अथवा सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। भारत के एक संघ होने के बावजूद भारतीय संविधान में अनेक एकात्मक विशेषताएं विद्यमान है, जैसे एकल संविधान। सामान्य तौर पर एक संघ में राज्यों को केंद्र से पृथक अपना स्वयं का संविधान बनाने का अधिकार होता है। इसके विपरीत भारत में राज्यों को एक ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। भारत के संविधान में न केवल केंद्र का बल्कि राज्यों का भी संविधान शामिल है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल ढांचे के भीतर ही कार्य करना अनिवार्य है। आपातकालीन उपबंध। संविधान 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के दौरान सभी शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। यह बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार की व्यवस्था किसी अन्य संघ में नहीं पाई जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं।
भारत में केंद्र और राज्यों की अपनी पृथक लोक सेवाएं हैं। हालांकि इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की व्यवस्था भी की गई है, जो केंद्र और राज्यों दोनों के लिए समान है। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूपेण नियंत्रण भी होता है। इस प्रकार ये सेवाएं संविधान के तहत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण रखता है। एकीकृत निर्वाचन तंत्र। निर्वाचन आयोग न केवल केंद्रीय विधायिका के लिए बल्कि राज्य विधायिकाओं के लिए भी चुनाव आयोजित करता है। हालांकि इस निकाय का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राज्यों की इस मामले में कोई भूमिका नहीं होती है। इसके सदस्यों को हटाने में भी राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्य के विधेयकों पर वीटो। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। एकीकृत लेखा परीक्षा तंत्र। एकीकृत न्यायपालिका। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। 24वां मूल अधिकारों में शामिल है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध, अनुच्छेद 17। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य सभी प्रकार के उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। निम्नलिखित की स्वतंत्रता के संदर्भ में 6 अधिकारों का संरक्षण है। वाक्य व अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ की, संरक्षण की, संचरण की, निवास और वृत्ति की, अनुच्छेद 19। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 18। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, हिंदी और संस्कृत का संरक्षण, अनुच्छेद 29। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, इसमें शामिल याचिकाएं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा, अनुच्छेद 32। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बल्कि राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान करता है।
राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के अंतर्गत आते हैं। आयोग किसी मामले की जांच के दौरान या उसके उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन या किसी अन्य कार्रवाई के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यह पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए उच्चतम न्यायालय या राज्य उच्च न्यायालय में जा सकता है। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आयोग का कार्य मुख्य रूप से सलाहकारी प्रकृति का है। इसे मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। हालांकि इसकी सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है इस बारे में आयोग को 1 माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। इन प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है तथा यह बताया जाता है कि आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं के संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। यदि आयोग की किसी सलाह को राज्य सरकार द्वारा नहीं माना गया है तो इसके लिए भी तर्कपूर्ण उत्तर देना आवश्यक है। 26वां, हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के टेलीस्कोप द्वारा एक विशाल ब्लैक होल्स को एक तारे का विनाश या उसे अपने अंदर समाहित करते हुए देखा गया था। ब्लैक होल द्वारा किसी तारे को समाहित करने वाली यह घटना 5वां निकटतम उदाहरण थी। यह घटना पृथ्वी से 250 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एक अन्य आकाशगंगा के केंद्र में घटित हुई। ब्लैक होल द्वारा किसी तारे को समाहित करने की खगोलीय घटना को ज्वारीय विघटन घटना कहा जाता है। टाइडल डिसरप्शन इवेंट। टाइडल डिसरप्शन इवेंट के दौरान ब्लैक होल का ज्वारीय बल आसपास के तारे को विघटित कर देता है। यद्यपि तारे का लगभग आधा मलबा अपने मूल पथ पर बना रहता है, लेकिन अन्य आधा मलबा ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से आकर्षित होता है। ब्लैक होल से जुड़ी इस पदार्थ की क्रमिक वृद्धि उत्सर्जन की एक अल्पकालिक ज्वाला उत्पन्न करती है, जिसे ज्वारीय विघटन घटना के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 27वां, अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। इसलिए ए सही है विकल्प है। अनुच्छेद 358 और 359 के बीच के अंतर को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद
58 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का स्वतः ही निलंबन नहीं करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह निर्दिष्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन को लागू करें। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है, के मामले में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल। जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित होता है के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल के मामले में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के प्रवर्तन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए निलंबित करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि अथवा अल्पावधि हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा इसके किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं करता है। अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया। 28वां सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 सामान्य सोशल मीडिया साइट्स, डिजिटल समाचार साइट्स और ओवर द टॉप OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों से संबंधित हैं, इसलिए विकल्प 1, 2 और 4 सही है। इसमें सोशल मीडिया मध्यस्थों, शिकायत अपील समितियों, ऑनलाइन सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की गरिमा सुनिश्चित करने और गोपनीयता नीतियों के बारे में उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए दिशा निर्देश शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसे सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण तंत्र तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के लिए प्रारूप नियम जारी किए गए थे। इन नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन खेलों को एक स्व-विनियामक संस्था के पास पंजीकृत कराना होगा। इसके साथ केवल उन्हीं खेलों को भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें संस्था द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हो। प्रस्तावित नियमों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को खेल के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं होगी। तीसरा विषय नहीं है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य कौशल आधारित खेलों से होने वाले संभावित नुकसान से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करना है। इन संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनतीसवां दोहरी नागरिकता के प्रावधानों के बीच प्रथम दृष्टया एक अंतर यह है
कि भारतीय संविधान सक्रिय रूप से दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इस पर किसी भी प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है। भारत में जल्द से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं, इसलिए दूसरा सही नहीं है। तीसरा, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में ये जहाँ एक तरफ कुछ मूल अधिकार सभी लोगों के उपलब्ध हैं, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, वहीं दूसरी तरफ मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य अब मुझे लग रहा है कि नींद आ रही है, अब मैं सोना चाहिए।